धन्यवाद अध्यक्ष बाक, पूर्व अध्यक्ष रुडेनस्टीन, नए अध्यक्ष फॉस्ट, हार्वर्ड कॉरपोरेशन और बोर्ड ऑफ ओवरसियर के सभी सदस्य, संकाय के सभी सदस्य, माता पिता और विशेष रूप से स्नातक विद्यार्थी। मैं यह कहने के लिए 30 साल से भी अधिक समय से इंतजार कर रहा हूं। पिताजी, मैंने हमेशा आपसे कहा था कि मैं वापस आऊंगा और अपनी डिग्री प्राप्त करूंगा। मैं इस सम्मान के लिए हार्वर्ड को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। अगले साल मैं अपनी नौकरी बदल रहा हूं और मेरे रिज्यूमे में आखिरकार कॉलेज की डिग्री होना सचमुच अच्छा रहेगा। मैं स्नातक विद्यार्थी की सराहना करता हूं जिन्होंने अपनी डिग्री के लिए एक ज्यादा सीधे और स्पष्ट रोल रूट को अपनाया है। जहां तक मेरी बात है, मैं इस बात से बेहद खुश हूं कि क्रिम्सन ने मुझे हार्वर्ड का सबसे सफल ड्रॉप आउट कहा। मुझे लगता है कि यह मुझे मेरी अपनी खास क्लास का विदाई कवि बनाता है। मैंने उन सभी लोगों से बेहतर प्रदर्शन किया है जो असफल हुए, लेकिन मैं यह भी चाहता हूं कि मुझे उस व्यक्ति के रूप में जाना जाए जिसने स्टीवन बाल्मर को बिजनेस स्कूल छोड़ने के लिए प्रेरित किया। मैं खराब प्रभाव डालता हूं, इसलिए ग्रेजुएशन में बुलाया गया। अगर ओरिएंटेशन में बात की होती तो शायद आप में से कम लोग यहां होते। हार्वर्ड में मेरा अनुभव अद्वितीय था। स्टूडेंट जीवन आकर्षक था। मैं कई कक्षाओं में जाता था जिनके लिए मैंने साइन अप नहीं किया था और छात्रावास का जीवन अद्भुत था। मैं रेड क्लिफ में कुरियर हाउस में रहता था। देर रात मेरे कमरे में हमेशा लोग चर्चा करते थे क्योंकि सबको पता था कि मुझे सुबह उठने की चिंता नहीं थी। इस तरह मैं असामाजिक समूह का नेता बन गया। हमने उन सामाजिक लोगों को अस्वीकार करने के लिए एक दूसरे का सहारा लिया। रेड क्लिफ एक शानदार जगह थी जहां ज्यादातर महिलाएं थीं और पुरुष गणित विज्ञान के थे। अगर आप समझ रहे हैं तो इस संयोजन ने मुझे बेहतरीन मौके दिए। यही मैंने सीखा कि मौके सुधारना सफलता की गारंटी नहीं है। हार्वर्ड की मेरी सबसे यादगार घटना जनवरी 1975 की है, जब मैंने कुरियर हाउस से अल्बुकर्क, न्यू मैक्सिको की एक कंपनी को फोन किया। दुनिया का पहला पर्सनल कंप्यूटर बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। मैंने उन्हें सॉफ्टवेयर बेचने की पेशकश की। मुझे चिंता थी कि वे सोच सकते हैं कि मैं सिर्फ एक छात्रावास में पढ़ने वाला छात्र हूं और वे मुझसे बात करना बंद कर सकते हैं। उन्होंने कहा, एम, हम अभी पूरी तरह से तैयार नहीं हैं। 1 महीने बाद हमसे मिलने आए। ये अच्छी बात थी क्योंकि हमने अभी तक सॉफ्टवेयर नहीं लिखा था। उस पल से मैंने अतिरिक्त क्रेडिट प्रोजेक्ट पर दिन रात काम करना शुरू किया, जिसने मेरी कॉलेज शिक्षा के अंत और माइक्रोसॉफ्ट के साथ एक उल्लेखनीय यात्रा की शुरुआत को चिह्नित किया। हार्वर्ड के बारे में मुझे जो सबसे ज्यादा याद है वह है इतनी ऊर्जा और बुद्धिमत्ता के बीच रहना। यह उत्साहजनक, डराने वाला, कभी कभी हतोत्साहित करने वाला भी हो सकता है, लेकिन हमेशा चुनौतीपूर्ण होता है। यह एक अद्भुत विशेषाधिकार था और हालांकि मैंने जल्दी ही छोड़ दिया, मैं यूएम हार्वर्ड में बिताए अपने वर्षों, मैंने जो दोस्ती की और जिन विचारों पर काम किया उससे मैं बदल गया। लेकिन पीछे मुड़कर देखने पर मुझे एक बड़ा अफसोस है। हार्वर्ड से निकलने से पहले मैं दुनिया भर में व्याप्त भयंकर असमानताओं के बारे में ज्यादा नहीं जानता था। स्वास्थ्य, धन और अवसरों की ये भयावह असमानताएं लाखों लोगों को निराशा के जीवन में धकेल देती हैं। हार्वर्ड में मैंने अर्थशास्त्र और राजनीति में नए विचारों के बारे में बहुत कुछ सीखा। मुझे विज्ञान में हो रही प्रगति के बारे में भी बहुत कुछ पता चला, लेकिन मानवता की सबसे बड़ी प्रगति उसके खोजों में नहीं है, बल्कि यह है कि उन खोजों को असमानता को कम करने के लिए कैसे लागू किया जाता है। चाहे वह लोकतंत्र के माध्यम से हो, मजबूत सार्वजनिक शिक्षा के माध्यम से हो, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा के माध्यम से हो या व्यापक आर्थिक अवसर के माध्यम से हो, असमानता को कम करना वास्तव में सर्वोच्च मानवीय उपलब्धि है। मैं इस देश में लाखों युवाओं के साथ धोखाधड़ी करके उन्हें शिक्षा के अवसरों से वंचित किए जाने के बारे में बहुत कम जानता था, और मैं उन लाखों लोगों के बारे में कुछ नहीं जानता था जो विकासशील देशों में अकल्पनीय गरीबी और बीमारी में जी रहे हैं। मुझे यह समझने में दशकों लग गए कि आप स्नातक हार्वर्ड में एक अलग समय पर आए थे। आप दुनिया की असमानताओं के बारे में पहले के वर्गों से ज्यादा जानते हैं।
मुझे उम्मीद है कि यहाँ आपके वर्षों में आपको इस बारे में सोचने का मौका मिला होगा कि कैसे इस तेज होती तकनीक के युग में हम इन असमानताओं को दूर कर सकते हैं और उन्हें हल कर सकते हैं। कल्पना कीजिए, सिर्फ चर्चा के लिए, कि आपके पास हफ्ते में कुछ घंटे और महीने में कुछ डॉलर हैं जिन्हें आप किसी उद्देश्य के लिए दान कर सकते हैं, और आप उस समय और पैसे को ऐसे खर्च करना चाहते हैं जहां इसका सबसे ज्यादा असर लोगों की जिंदगी बचाने और उन्हें बेहतर बनाने में हो। आप इसे कहां खर्च करेंगे? मेलिंडा और मेरे लिए चुनौती एक ही है। हम अपने पास मौजूद संसाधनों से अधिकतम लोगों के लिए सबसे अच्छा कैसे कर सकते हैं? इस सवाल पर हमारी चर्चा के दौरान मेलिंडा और मैंने एक लेख पढ़ा जिसमें उन लाखों बच्चों के बारे में बताया गया था जो हर साल गरीब देशों में उन बीमारियों से मर रहे हैं जिन्हें हमने बहुत पहले ही इस देश में हानि रहित बना दिया था। खसरा, मलेरिया, निमोनिया, हेपेटाइटिस बी, पीला बुखार। एक बीमारी जिसके बारे में मैंने कभी नहीं सुना था, रोटावायरस, हर साल 5 लाख बच्चों की जान ले रही थी। उनमें से कोई भी संयुक्त राज्य अमेरिका में नहीं था। हम चौंक गए। हमने मान लिया था कि अगर लाखों बच्चे मर रहे हैं और उन्हें बचाया जा सकता है तो दुनिया उन्हें बचाने के लिए दवाइयों की खोज और वितरण को प्राथमिकता देगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। $1 से कम में ऐसे हस्तक्षेप थे जो जीवन बचा सकते थे, जो अभी तक नहीं दिए जा रहे थे। यदि आप मानते हैं कि हर जीवन का समान मूल्य है, तो यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि कुछ जीवन बचाने लायक माने जाते हैं जबकि अन्य नहीं। हमने खुद से कहा यह सच नहीं हो सकता, लेकिन अगर यह सच है तो यह हमारे दान की प्राथमिकता होनी चाहिए। इसलिए हमने अपना काम उसी तरह शुरू किया जैसे यहाँ कोई भी इसे शुरू करेगा। हमने पूछा, दुनिया इन बच्चों को कैसे मरने दे सकती है? जवाब सरल और कठोर है। बाजार ने इन बच्चों की जान बचाने को पुरस्कृत नहीं किया और सरकारों ने इसे सब्सिडी नहीं दी। इसलिए बच्चे इसलिए मर गए क्योंकि उनके माता पिता के पास बाजार में कोई शक्ति नहीं थी और व्यवस्था में उनकी कोई आवाज नहीं थी। लेकिन आपके और मेरे पास दोनों चीजें हैं। हम बाजार की ताकतों को गरीबों के लिए और भी बेहतर तरीके से काम करने के लिए तैयार कर सकते हैं यदि हम एक अधिक रचनात्मक पूंजीवाद विकसित कर सकें। यदि हम बाजार की ताकतों की पहुंच को बढ़ा सकें ताकि अधिक लोग लाभ कमा सकें या कम से कम उन लोगों की सेवा करके जीविकोपार्जन कर सकें जो महान असमानताओं से पीड़ित हैं। हम दुनिया भर की सरकारों पर इस बात का दबाव डाल सकते हैं कि वे करदाताओं के पैसे को ऐसे तरीके से खर्च करें जो करों का भुगतान करने वाले लोगों के मूल्यों को बेहतर ढंग से दर्शाता हो। यदि हम ऐसे तरीके खोजने में सफल होते हैं जो गरीबों की ज़रूरतों को पूरा करते हैं और साथ ही व्यापार के लिए मुनाफा और राजनेताओं के लिए वोट भी पैदा करते हैं, तो हम दुनिया में असमानता को कम करने का एक स्थायी तरीका पा सकते हैं। अब यह कार्य खुला हुआ है और इसे कभी पूरा नहीं किया जा सकता, लेकिन इस चुनौती का जवाब देने के लिए एक सचेत प्रयास दुनिया को बदलने की क्षमता रखता है। मुझे उम्मीद है कि हम ऐसा कर सकते हैं, लेकिन मैं उन संशयवादियों से बात करता हूं जो दावा करते हैं कि कोई उम्मीद नहीं है। उनका कहना है कि असमानता हमेशा से हमारे साथ रही है और हमेशा रहेगी क्योंकि लोगों को इसकी परवाह नहीं है। मैं इससे बिल्कुल असहमत हूं। मेरा मानना है कि हम इतनी परवाह करते हैं कि हमें नहीं पता क्या करना चाहिए। हम सभी ने यहाँ इस यार्ड में किसी न किसी समय पर मानवीय त्रासदियों को देखा है जिसने हमारे दिल को तोड़ दिया और फिर भी हमने कुछ नहीं किया। ऐसा नहीं था कि हमें परवाह नहीं थी, बल्कि हमें यह नहीं पता था कि क्या करना है। अगर हमें पता होता कि मदद कैसे करनी है तो हम निश्चित रूप से कार्रवाई करते। बदलाव की बाधा कम परवाह नहीं है, बल्कि यह है कि चीजें बहुत जटिल हैं। परवाह को कार्रवाई में बदलने के लिए हमें समस्या को देखना होगा, समाधान को देखना होगा और प्रभाव को देखना होगा। लेकिन जटिलता इन तीनों चरणों को रोक देती है। इंटरनेट और 24 घंटे की खबरों के आने के बावजूद लोगों को समस्याओं को सही मायने में समझाना अभी भी एक जटिल काम है। जब कोई हवाई जहाज दुर्घटनाग्रस्त होता है
तो अधिकारी तुरंत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं। वे जांच करने का वादा करते हैं, कारण निर्धारित करने का वादा करते हैं और भविष्य में इसी तरह की दुर्घटनाओं को रोकने का भी वादा करते हैं। लेकिन अगर अधिकारी पूरी ईमानदारी से कहें तो वे कहेंगे कि आज दुनिया में जितने भी लोग रोके जा सकने वाले कारणों से मरे हैं, उनमें से 1-2 में से 1% इसी विमान में थे। हम उस समस्या को हल करने के लिए हर संभव प्रयास करने के लिए दृढ़ हैं, जिसने 1-2 में से 1% लोगों की जान ले ली। समस्या केवल विमान दुर्घटना नहीं है, बल्कि लाखों ऐसी मौतें हैं जिन्हें रोका जा सकता है। हम इन मौतों के बारे में बहुत कम पढ़ते हैं। मीडिया सिर्फ वही दिखाता है जो नया और सनसनीखेज है, और लाखों लोगों का मरना कोई नई बात नहीं है। इसीलिए यह हमेशा पृष्ठभूमि में रहता है, जहां इसे अनदेखा करना आसान होता है। लेकिन जब हम इसे देखते हैं या इसके बारे में पढ़ते हैं, तब भी समस्या पर ध्यान केंद्रित करना मुश्किल होता है। अगर स्थिति इतनी जटिल है कि हमें नहीं पता कि कैसे मदद की जाए, तो दुख को देखना और भी कठिन हो जाता है, और इसीलिए हम नजरें फेर लेते हैं। अगर हम सच में समस्या देख सकें जो पहला कदम है, तो हम दूसरे कदम पर आते हैं और जटिलता पार कर समाधान ढूंढते हैं। अगर हमें अपनी देखभाल का अधिकतम लाभ चाहिए, तो समाधान जरूरी है। अगर हमारे पास स्पष्ट और सिद्ध उत्तर हैं, तो जब कोई संगठन या व्यक्ति पूछे मैं कैसे मदद कर सकता हूं, तब हम कार्रवाई कर सकते हैं और सुनिश्चित कर सकते हैं कि दुनिया में कोई देखभाल व्यर्थ न जाए। जटिलता के कारण उन सभी लोगों के लिए कार्य का मार्ग निर्धारित करना कठिन हो जाता है जो परवाह करते हैं, और उनकी परवाह करना भी कठिन हो जाता है। समाधान खोजने के लिए जटिलता को पार करना 4 पूर्वानुमानित चरणों से होकर गुजरता है। सबसे पहले एक स्पष्ट और सटीक लक्ष्य निर्धारित करें। फिर सबसे अधिक प्रभावशाली दृष्टिकोण खोजें जो आपके लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक हो सके। उस दृष्टिकोण के लिए आदर्श तकनीक प्रदान करें ताकि वह दृष्टिकोण सफल हो सके। इस बीच आपके पास पहले से मौजूद तकनीक का सबसे अच्छा अनुप्रयोग करें, चाहे वह कोई नई दवा जैसी परिष्कृत चीज हो या मच्छरदानी जैसी कोई सरल चीज। इस प्रक्रिया में यह सुनिश्चित करें कि हर कदम पर आप अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहे हैं और आपके प्रयास सही दिशा में जा रहे हैं। एड्स महामारी एक उदाहरण प्रस्तुत करती है। निश्चित रूप से व्यापक लक्ष्य बीमारी को समाप्त करना है। सबसे अधिक लाभकारी दृष्टिकोण रोकथाम है। आदर्श तकनीक एक ऐसी वैक्सीन होगी जो एक ही खुराक से आजीवन प्रतिरक्षा प्रदान करती है। इसलिए सरकारें, दवा कंपनियां और संस्थाएं वैक्सीन अनुसंधान को वित्त पोषित कर रही हैं, लेकिन उनके काम में 1 दशक से अधिक समय लगने की संभावना है। इसलिए इस बीच हमें अपने पास मौजूद संसाधनों के साथ काम करना होगा। और अब हमारे पास सबसे अच्छा तरीका है लोगों को जोखिम भरे व्यवहार से दूर रखना। उस लक्ष्य का पीछा करने से 4 चरणों का चक्र फिर से शुरू होता है। यह पैटर्न है। महत्वपूर्ण बात यह है कि सोचना और काम करना कभी बंद न करें, और वह न करें जो हमने 20वीं सदी में मलेरिया और तपेदिक के साथ किया था, यानी जटिलता के आगे समर्पण और हार मान लेना। समस्या देखने और एक दृष्टिकोण खोजने के बाद अंतिम चरण काम के प्रभाव को मापना और उस सफलता या विफलता को साझा करना है ताकि अन्य लोग सीख सकें। प्रयास से आपके पास आंकड़े हों, जाहिर है दिखा सकें।